जय हिंद बच्चों, वेलकम टू राव करियर इंस्टीट्यूट। तो आज फिजिक्स की ऑनलाइन लेक्चर में आज हम लेके आए हैं एक नया लेक्चर जिसमें हम नई चीज़ सीखेंगे। जो हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे डाइपोल के लेके, हमने सीखा था कि एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होगी, और एट एनी पॉइंट सॉरी अगर किसी भी पॉइंट स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लिया जाए उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ये भी हमने सीखा था। आज हम देखेंगे कि ये जो डाइपोल है उसे अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या होने वाला है, कैसे वो रोटेट करेगा, कितनी टॉर्क लगेगी, क्या आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कैसे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाता है ना। तो ये सब सीखेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको पहले बता दीजिए ये वाली जो सीरीज है CUT के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, साथ ही साथ उससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी बच्चे स्टेट बोर्ड के हों, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के हों, आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, हिमाचल बोर्ड के हों, जितने भी बच्चे स्टेट बोर्ड के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो, हिंदी मीडियम के हों, सभी के लिए सीरीज काफ़ी उपयोगित है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि CBSE वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी सीरीज काफ़ी अच्छी है। तो आप चाहो तो इस सीरीज से अपना जो आपका बोर्ड एग्जाम है या आपका जो CBSE का एग्जाम है उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखा जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जा रहा है। तो आपका जो विद्युत द्विध्रुव है, आपका जो विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, एक डाइपोल को हम कहाँ रख रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। तो मैं पहले बना देता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट्स से ये बेटा जी हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक डाइपोल, ये हमने डाइपोल रख दिया, यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये हमने एक डाइपोल रख दिया, ठीक है। डाइपोल का नेमिंग कर लेते हैं। डाइपोल की नेमिंग, यहाँ पे आपका ये -Q है और यहाँ पे हमारा ये +Q है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ ये। और देखिए इन दोनों के बीच की जो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी 2L। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस ये हमारी 2L है, ठीक है। ऐसा कोई डाइपोल रखा गया है और ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा कुछ समझ गए। ये आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए किस तरीके से रखा गया। अब आप देखिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से। होगा क्या इस डाइपोल पे, देखो जब भी कोई चार्ज, देखो इस डाइपोल पे दो चार्ज है ना, एक प्लस चार्ज यहाँ पे एक माइनस चार्ज। जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, है ना, कंसेप्ट ये बोलता है सर कि यदि कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर फोर्स लगेगी QE, है ना, उस पर फोर्स ये लगती है। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर फोर्स QE लगेगी ऐसे, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी तरफ लगेगी, और यदि नेगेटिव है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे वो ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे आप देखेंगे इस तरफ एक फोर्स लग रही है जिसका वैल्यू होगा Q और E। अगर पॉजिटिव उस तरफ लग रही है तो आप देखेंगे इस वाले पे जो नेगेटिव चार्ज है
उस पर हमारी फोर्स कहाँ लगेगी, कुछ इस तरफ लगेगी, मैग्नीट्यूड देखो सेम है तो यहाँ पे भी लगेगी QE। क्या समझ में बात? लेट्स से ये जो डाइपोल का, ये क्या है आपका डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाइपोल का सेंटर मार्क कर रखा। अब आप देखिए यहाँ पे QE फोर्स इस तरफ लग रही है और QE फोर्स इस तरफ लग रही है, यानी कि अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो इस डाइपोल पे जो एफ नेट 0 लग रही है, देखो आप ध्यान से, क्योंकि देखो एफ नेट 0 है या नहीं है, पहले आप ये देखो, देखो QE वैल्यू का इस तरफ लग रहा है और QE वैल्यू का इसी तरफ लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, दोनों ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एंटी पैरेलल है। इसका मतलब इस डाइपोल पे अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एफ नेट 0 हो जाएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, उस तरफ, इसका डायरेक्शन उस तरफ है और इस वाले का जस्ट अपोजिट है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर दे रही है, इसलिए एफ नेट क्या हो जाएगी 0। और इसका मतलब हुआ अगर इस पे एफ नेट 0 है तो इसका जो ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ये आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा, समझ गए? यानी कि ये आगे नहीं जा सकते, ये जो डाइपोल है ये उठ के ऐसे नहीं जा सकते यहाँ पे। जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगी, जैसे सपोज करो ये फोन है, अगर ये ऐसा देखो तो ये अगर इस पे एफ नेट 0 तो यही रहेगा, ये उठ के ऐसे नहीं जा सकते, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये होता था स्थानांतरण मोशन। तो ऐसा ही नहीं कर सकता ये डाइपोल, इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये ना तो इधर जा सकता ना ये इधर जा सकता। क्लियर हुई बात? कितनी बात क्लियर है आपको? तो तीन चीजें हमें देखनी है, जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर फोर्स लगेगी QE, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ उस पर फोर्स लगेगी, और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगी। दूसरी बात, इस पे आप देखेंगे एफ नेट क्या है 0, क्योंकि इस पॉजिटिव पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसके अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगी 0। और किसी भी बॉडी पे एफ नेट 0 होगा तो हम कहेंगे वो क्या करेगा, वो होगा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, यानी कि वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। कोई दिक्कत? या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम मतलब वो चल रहा है लेकिन उसमें फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो अगर इस पे एफ नेट 0 है तो कुछ और हो रहा क्या यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद समझा। जैसे आप ऐसा समझो, ये कोई रॉड है आपके पास ना, ये कोई रॉड है आपके पास, आप देखो एक फोर्स यहाँ से बेटा ऊपर से आप लगा रहे हो एफ, और एक फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हो एफ, ठीक है। ये कोई रॉड है, आप एक फोर्स ऐसे लगा रहे हो ऊपर से नीचे, और तो होगा क्या, ये रॉड कहीं जाएगा नहीं, लेकिन ये रॉड क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। अगर दो बराबर बल एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन क्या है, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन वो सेम नहीं है। देखो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, देखो तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इसकी वजह से भले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, भले एफ नेट 0 है, लेकिन इस लाइन ऑफ एक्शन के सेम ना होने की वजह से ये रॉड क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। देखो ना, ये देखो ये फोर्स नीचे धकेलेगा नीचे, तो ये रॉड क्या कर जाएगा, आप देखो आफ्टर सम टाइम अगर फोर्स कंटिन्यूअस लगती रही तो ये रॉड कुछ ऐसे कुछ ये रॉड कुछ ऐसे रोटेट कर जाए। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या करेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। तो सेम यहां पे वही कहानी, एक फोर्स इस तरफ लग रही है और एक फोर्स, इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो ये क्या करेगा कुछ ऐसे, देखो ये इसको इस तरफ ले जाना चाहेगा, ये वाला फोर्स इसको इस तरफ ले जाना चाहेगा, ये वाला इस तरफ ले जाना चाहेगा, तो इसकी वजह से एक रोटेशन जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये रोटेट करने लग जाएगा तो नहीं, ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं करेगा, लेकिन ये रोटेट करने लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब किसी बॉडी को चलाना होता है, ध्यान से सुने, जब किसी बॉडी को ट्रांसलेशन मोशन देना होता है तो हमें चाहिए फोर्स, लेकिन जब किसी बॉडी को रोटेट करना होता है उस केस में चाहिए होता है टॉर्क। यानी कि अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है, ध्यान से सुने, अगर यहाँ पे ये डाइपोल रोटेट कर रहा है, इट मींस यहाँ पे टॉर्क है, यहाँ पे क्या है, टॉर्क है, जो किसको इससे प्रोड्यूस हुआ, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन होता तो टॉर्क जनरेट नहीं होता, इसलिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो यानी कि यदि कोई डाइपोल, चौथी बात है, यदि कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर टॉर्क 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ टॉर्क होगी। समझ गए बात आप?
क्या होगी, कुछ ना कुछ टॉर्क होगी। तो आज का हमारा मोटिव यही है। अब हम मोटिव पे आते हैं। आज का मोटिव यही है कि ये टॉर्क कितनी लगेगी। अगर टॉर्क लग रही है सर, तो हाउ मच, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कितनी टॉर्क लगेगी, कैसे लगेगी टॉर्क, वही हम उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्या समझ में आपको कि आज हम क्या करने वाले हैं भाई। डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है हमने। पहली बात ये सीखी कि एफ नेट 0 है। अब हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं। कई बात समझ में, बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना। यहाँ ला गया मैं इसको, ठीक है जी। ये नए पेज पे ला दे मैंने यहाँ पे, देखो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ये है जियो डाइपोल। अब जरा देखिए ध्यान से, क्लियर क्लियर दिख रहा है, देखो ये ब्लिंक कर रहा है क्या बहुत, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, जब भी किसी चीज को, ध्यान से सुने, जब भी किसी चीज को टॉर्क क्या होता है, अब आप देखेंगे टॉर्क क्या होता है। ये टॉर्क का नोटेशन होता है टाउ, है ना। ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ध्यान रखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, है ना। आपका जो बल आघूर्ण होता है, आपका जो बल आघूर्ण है वो होता है बल, और कौन सी दूरी ली जाती है, लंबवत दूरी, ध्यान रखेंगे, बल और लंबवत दूरी। क्या समझ में बात, क्या ली जाएगी, फोर्स, ये होती है लंबवत दूरी। कहां से ली जाएगी लंबवत, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको ब्लिंक कर रहा होगा, है ना। इसका मुझे बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं, है ना। ये अब ठीक है ना, ओके, इज इट ओके ना, ठीक है। तो जिस एक्सिस का अबाउट आपका जो कोई भी बॉडी जो रोटेट कर रही है और फोर्स कहां पे लग रहा है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। जैसे आप देखें ध्यान से, ये जो डाइपोल रोटेट करेगा तो उसका सेंटर मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ये वाली जो अक्ष होगी ये इसके अबाउट रोटेट करेगा। तो इस फोर्स की, देखो इस फोर्स की ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ पा रहे हैं बात को, इस फोर्स की मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, फोर्स ऐसे लग रही है और एक्सिस ये है, तो इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हम जानते हैं अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो फिलहाल सेंटर से अगर इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, अगर मैं सेंटर से ठीक है, तो ये सेंटर से मैं लाइन ज्वाइन कर, ये वाली डिस्टेंस। अब आप देखो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये यहां से यहां तक कितना है बेटा, ये यहां से यहां तक ये एल है क्योंकि सेंटर से है। तो देखो एल का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा एल कॉस थीटा, अलोंग थीटा क्या था, एल कॉस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा एल साइन थीटा, ठीक है। होगा ही नहीं होगा, देखो इस एल का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा वो क्या होगा, एल कॉस थीटा, और एक तरफ इस तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो यानी कि अगर मैं देखूं इस फोर्स की वजह से टॉर्क का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। तो अगर मुझे ये करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो फोर्स, अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूंगा तो जो टोटल टॉर्क है टाउ नेट है, आप देखो दो फोर्स की वजह से लग रही है। किसकी वजह से भाई, इसकी वजह से इस तरफ लग रहा है टॉर्क जिसको मैंने बोला टाउ 1, और इसकी वजह से इस तरफ लग रहा है इसको मैंने बोला टाउ 2। यानी कि जो नेट फोर्स जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, T1, टॉर्क T1 प्लस टॉर्क 2, दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गया बात को। तो देखो इसकी वजह से, ध्यान से, इसकी वजह से ऐसे रोटेट करना चाहते, देखो इस ये फोर्स इसको कैसे घुमाना चाहता है, ऐसे,
आप देखो ना, देखो ये फोर्स ऐसी लग रही है तो इस वाले एंड को कैसे घुमाएगा, इस तरफ, और ये फोर्स बेटा ऐसी लग रही है तो ये कैसे घुमाएगा, ऐसे। देख रहे हो आप, यानी कि ये वाला टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, जिस तरफ घड़ी घूमती है उसकी दिशा में, और सेम ये वाला टॉर्क भी क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। और यदि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो दोनों को नॉर्मली एल्जेब्रिकली ऐड कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी देख लेते हैं, इसकी वजह से भी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, इसकी वजह से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कुछ ये वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली। तो ये भी कितनी होगी आपकी, एल साइन थीटा अलोंग, सेम कहानी। तो आप देखेंगे जो टाउ नेट होगा आपका, जो टाउ नेट होगा वो होगा भाई, फोर्स कितनी लग रही है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल साइन थीटा। क्या बात समझ में, ये टाउ वन हो गया, प्लस टाउ टू भी कितना है, क्यू ई, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। क्या बात समझ में है सभी को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इस वाले फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इस वाले फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो दोनों का क्या है, सेम इफेक्ट आ रहा है। देखो ये भी ऐसे घुमाना चाह रहा है और वो भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, इसलिए दोनों को हमने क्या कर लिया, नॉर्मली ऐड कर लिया। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्यू ई, ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। देखो क्यू ई कॉमन ले लिया तो एल साइन थीटा और एल साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, कैसे कर लूँगा, लिखूंगा Q इंटू 2l इंटू ई इंटू साइन थीटा। बताओ ये बात समझ में आई सभी को। अब आप जानते हैं कि Q इंटू 2l क्या होता है, ये सभी लोग जानते हैं। Q इंटू 2l क्या होता है, तो Q इंटू 2l होता है P, डाइपोल मोमेंट। तो आ जाएगा P ई साइन थीटा। क्या बात समझ में है सबको, P साइन थीटा। इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, है ना, क्या आ जाएगा, P ई साइन थीटा आ जाएगा। समझ, क्या आपको लग रहा है कि देखो जो टॉर्क नेट टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा, जो बल आघूर्ण रहेगा वो कितना होगा, P ई साइन थीटा। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में, अगेन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो टॉर्क का जो नेट आएगा वो आएगा बेटा P क्रॉस ई, P क्रॉस ई। क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा, A क्रॉस B ये होता है ए बी साइन थीटा, याद है, ए बी साइन थीटा, साथ में लगा लो एन कैप, ये होता है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे आप देखो P साइन थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P क्रॉस ई लिख सकता हूँ। समझ में बात। तो यानी कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर कैसे टॉर्क काम करेगा, उसका ये डेरिवेशन है। बहुत आसान सा 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बस यही लिखना होगा, टॉर्क बाई नेट टॉर्क कितना लगेगा, T1 टाउ 1 की वैल्यू कितनी होगी, टाउ 2 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपसे आपको ध्यान रखना P क्रॉस ई, क्या रखना ध्यान, P क्रॉस ई। क्लियर हुई बात। आप जरा देखिए ध्यान से, P क्रॉस ई का मतलब देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ एक खास इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने लिखा टॉर्क P क्रॉस ई, देखिए ध्यान से, P क्रॉस ई ये हो ना टॉर्क का फॉर्मूला। इसका मतलब जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, ध्यान से सुने, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो फिजिकल क्वांटिटी का या दो वेक्टर का, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो तीसरी जो क्वांटिटी है वो भी क्या होती है, वेक्टर होती है। 11th में पढ़ा आपने। और कुछ ऐसे होती है कि ये जो टॉर्क है ये इससे भी कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट होगा टॉर्क ठीक उसके परपेंडिकुलर लगेगा। और दूसरी बात, जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे भी कितनी डिग्री पे लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। ये खूबी है, ध्यान रखेंगे। जब दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट से की जाती है, सदिश गुणन से किया जाता है, तो तीसरी क्वांटिटी वेक्टर होती है और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इससे भी 90 डिग्री पे होगी और इससे भी 90 डिग्री पे होगी। या हम यूं कहें कि जिस प्लेन में आपका P होगा और जिस प्लेन में U होगा, थर्ड क्वांटिटी होगी उन दोनों प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसा आप यहां पे देखो, ये जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है। देखो ये इस बोर्ड के प्लेन में है, आपका जो डाइपोल मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन जो टॉर्क होगा उस बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा, वो क्या होगा, इस बोर्ड से परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर होगा या अंदर की तरफ होगा। समझ गया बात को, या तो बाहर होगा या अंदर की तरफ होगा, ऐसा कुछ। देखो ऐसा कुछ, ये आपका x है, ये y है, तो आपका टॉर्क ये z की तरफ आएगा। समझ गए बात। जिस प्लेन में दोनों वेक्टर होंगे तीसरी क्वांटिटी उसके
परपेंडिकुलर होगी। तो आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क होगा या तो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ आएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब सर बाहर होगा कि अंदर होगा, ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है इससे। पहले कौन लिखा गया? P क्रॉस E है। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल की मदद से हम P की तरफ, देखो इस समय आप देखेंगे इसके हिसाब से, तो जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट ऐसा है, ये डाइपोल मोमेंट है, देखो माइनस से प्लस आपका डाइपोल मोमेंट है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरफ है ना, ये आपका P है और ये आपका बेटा जी ये E है, समझ गए? और ये इनके बीच का ये एंगल थीटा है जो वहां पे मेंशन्ड है। अब आप देखो, हमें अगर निकालना कि सर यहाँ पे इनटू द प्लेन है डायरेक्शन या आउटवर्ड द प्लेन है, बाहर की तरफ आ रहा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, या अंदर जा रहा, तो हम क्या करेंगे, P से देखो राइट हैंड ऐसे लेना है और P पे रखना, जो वेक्टर पहले ले उस और दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है ऐसे। अब आप देखो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। ये क्रॉस से दिखाते हैं, यहाँ पे जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अभी टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। अगर E क्रॉस P लिखता, E क्रॉस P, तो E से P की तरफ ऐसे घुमाते तो बाहर आता। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसमें जो टॉर्क होगा P क्रॉस C। क्या बात समझ गए आप? उस पर जो टॉर्क होगा P क्रॉस C। इतनी बात क्लियर है? कैसे डायरेक्शन निकाली जाएगी? राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ध्यान रखना, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ठीक है, चलो जी। अब जरा देखिए ध्यान से, अगेन अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर से कुछ केस बना रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ डाइपोल ऐसे रखा है, ये केस ऐसे रखा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे माइनस क्यू ऐसे है बेटा, और यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पे हुआ प्लस क्यू और यहाँ पे हुआ माइनस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये आप केस फर्स्ट मान लो ये वाला, और ये आपका ये केस टू, समझ गए आप ध्यान से। तो अब देखो इस केस में, देखिए ध्यान से, पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे, पहले वाले केस में जो केस फर्स्ट है हमारा, हमारा जो केस फर्स्ट है कि डाइपोल मोमेंट, जरा देखिए ध्यान से, डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा, ये दिख रहा होगा आपका, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, पहले वाले केस में, देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको? तो अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखता हूं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन ऑफ थीटा, ये होता है आपका टॉर्क का फॉर्मूला, पी साइन थीटा। तो अगर मैं लिखूं इस वाले केस के लिए तो क्या हो जाएगा? पी ई साइन ऑफ 90, और इस केस में जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा पीई, यही तो होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये पीई हो जाएगा। दूसरे वाले केस में आप देखेंगे, दूसरे वाले केस में डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा? दूसरे वाले केस में आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है? डाइपोल मोमेंट जा रहा है ऊपर, तो ये डाइपोल मोमेंट हुआ दूसरे वाले केस के लिए, ये माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, तो इस वाले केस में भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, समझ गए? तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसा रखा हो, चाहे इस तरह रखा हो चाहे ऐसा रखा हो, तो दोनों केस में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो उस केस में आपका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और कितना लगेगा? P इंटू ई, डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना। फर्क क्या है दोनों में? फर्क आपको समझा रहे हैं। अगर इस केस में रखा है, देखो, तो अगर हमें निकालना है टॉर्क का डायरेक्शन, अगर मुझे निकालना है टॉर्क का डायरेक्शन, तो मैं इस्तेमाल करूंगा P क्रॉस ई। क्या इस्तेमाल करूंगा? P क्रॉस ई।
तो मैं P की तरफ क्या रखूंगा, अपना राइट हैंड, और उसको E की तरफ घुमाऊंगा। तो P अभी मेरा कहाँ, नीचे, देखो ध्यान से, P क्या बेटा, नीचे है, देखो P नीचे है, और मैं E की तरफ उंगलियां घुमा तो बाहर आ रहा, P क्रॉस E क्या आ रहा, बाहर। पहले वाले केस में जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा, डॉट। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? पहले वाले केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, देखो P नीचे है, देखो P नीचे है, देखो P की तरफ हमने हाथ ऐसे रखा और E की तरफ घुमाए, ऐसे देखो E की तरफ ऐसे घुमाए, तो हमारा जो अंगूठा वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में देखो आप जरा, P कहाँ, ऊपर, P कहाँ, ऊपर, और मुझे E की तरफ घुमाना, तो P कहाँ, ऊपर, और मुझे कहाँ घुमाना, E की तरफ। देखो तो अंगूठा कहाँ गया, देखो P ऊपर है और E की तरफ घुमाएंगे ऐसे, तो अंगूठा जाएगा अंदर, यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा। देखो ध्यान से, ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, क्रॉस का मतलब गलत ना समझे आप, क्रॉस का मतलब यहाँ इनवर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ, दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम होगा, ध्यान रखेंगे, दोनों केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट एक के केस में डायरेक्शन बाहर होगा और एक के केस में डायरेक्शन अंदर होगा। अच्छा, जरा ये तो बताओ, कोई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जरा बताओ ध्यान से, कि अगर मैं ऐसा लिखूं P क्रॉस E इक्वल्स E क्रॉस P, ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा बताओ ध्यान से, कोई बच्चा बताए कि अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि P क्रॉस E लिखूं चाहे E क्रॉस P लिखूं, बताओ, ये सही स्टेटमेंट लिखा मैंने? हाँ, वेरी गुड, सही सोच रहे हैं आप, नहीं लिख सकते, ऐसे ही चाहिए बेटा, बस इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, इसका डायरेक्शन कुछ और होगा, इसका डायरेक्शन कुछ और होगा। तो कैसे लिखें सर? हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं, P क्रॉस E इक्वल माइनस लगा के E क्रॉस P, ये सही है। अब यानी कि जो डायरेक्शन P क्रॉस E का होगा, जस्ट उसके अपोजिट E क्रॉस P होगा। समझ गए बात? आपको आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, एक और पॉइंट बोला जाएगा, बताओ, P क्रॉस E एंड E क्रॉस P, P क्रॉस E एंड E क्रॉस P के बीच का एंगल बताइए आप, कितना एंगल होगा P क्रॉस E एंड E क्रॉस P के बीच का एंगल बताइए। तो P क्रॉस E अगर बाहर आ रहा है तो E क्रॉस P कहां जाएगा, अंदर, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, विपरीत हैं, तो इस केस में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, पाई रेडियन। समझ गया बात? क्लियर है बात आपको? तो ये आपको थोड़ी बहुत वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए, बस इतना आसान है। हाँ, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस E इक्वल्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ E क्रॉस P, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कतई नहीं लिख सकते हैं। समझ गए बात आप? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, डाइपोल कुछ ऐसे प्लेस्ड होगा, या तो ऐसे रखा होगा, देखो ये वाला केस, या फिर ऐसे रखा होगा, ये वाला केस। दोनों केस में टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों केस में क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। ये डॉट बता रहा है आउटवर्ड, ये क्या बता रहा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और ये क्रॉस बता रहा है बेटा जी इनवर्ड, इनटू द प्लेन, ये अंदर की तरफ बता रहा है। ठीक है, डॉट कहीं लगा होगा तो बाहर की तरफ, क्रॉस कहीं लगा होगा तो अंदर की तरफ। कोई दिक्कत यहां तक? क्या पहला केस आपको क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। चलें जी आगे। ठीक, अब है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट केस बना रहे हैं अगेन, फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं कुछ इस प्रकार से, ये अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे, ठीक है, और ये मैं डाइपोल यहाँ रख दिया जी, है ना, ये डाइपोल कुछ ऐसे यहाँ रख दिया। ठीक है, मैं इस पर लिख देता हूँ। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा E है, और डाइपोल देखो यहाँ पे बेटा माइनस Q, और यहाँ पे है प्लस Q। समझ गया बात को? ऐसा कुछ डाइपोल रखा है, दिख रहा सबको? क्लियर है? चलो, तो अब यहाँ बताइए आप, अगर मुझे टॉर्क का, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, केस 2 है ये, है ना, केस 2 क्या है कि टॉर्क का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? P
क्रॉस ई होता है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, पी ई साइन थीटा लिखूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से समझना। अब आप यहाँ पे गौर फरमाइए कि सर यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, देखो डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस होता तो ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। ये जो समय ये बड़ा ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। ये पी वेक्टर है आपका, है ना। देखो माइनस से प्लस ये पी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है। देखो जिस तरफ आपका डाइपोल मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस केस सेकंड में आपका जो डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो आपका थीटा है वो आपका 0 डिग्री है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं हम। दोनों का क्या है, क्यों है ऐसा, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है, एक दूसरे के साथ ये एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। और यदि दोनों के बीच का एंगल 0 है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टॉर्क बराबर पी ई साइन 0 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। और साइन 0 क्या होता है, जरा फटाफट बोलिए आप लोग। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि सर इस केस में टॉर्क हमारा 0 हो गया। जब कोई डाइपोल विद्युत क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से रखा जाए कि P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा तो उस केस में टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आप देखिए ध्यान से। यहां पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, ये QE फोर्स लगी इस तरफ, और माइनस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, QE फोर्स लगी इस तरफ। अब देखो दोनों फोर्स का देखो, दोनों एफ नेट तो अभी भी 0 है, आप देखो ध्यान से, एफ नेट अभी भी 0 है बॉस, एफ नेट अभी भी 0 है। लेकिन अभी दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे मीट कर जाएगा, और लाइन ऑफ एक्शन सेम होने पे टॉर्क कहां से जनरेट होगा, तो टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इस केस में टॉर्क नहीं लगेगा, एफ नेट 0 है और यहाँ पे टॉर्क भी जनरेट नहीं हुआ क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, और लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो टॉर्क जनरेट नहीं होगा। इस केस में ना तो ये रोटेट करेगा ना ही ये ट्रांसलेट करेगा। जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो, आपका 0 डिग्री हो, तो उस केस में टॉर्क 0 लगेगा। अब यहां पे एक और बात जरा ध्यान से सुने, एक और बात सोचो, अगर इस डाइपोल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा, ये हल्का सा मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से, तो होगा क्या, क्या होगा जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये होगा क्या, देखो अगेन इस पे देखो फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ, और इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ, ऐसे लगेगी। तो आप देखो ये वाला जो फोर्स है इसको ऊपर लाना चाह रहा है और ये वाला फोर्स इसको नीचे लाना चाह रहा है, यानी कि जैसे डाइपोल पहले था वैसे ही आना चाह रहा है। देखो ध्यान से भाई, अगर आप इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो ये वाला फोर्स इसको कहाँ ले जाएगा, ऊपर, और ये वाला फोर्स इसको कहाँ लाएगा, नीचे। तो यानी कि जैसी पोजीशन में पहले डाइपोल रखा था, अगर बॉडी आफ्टर डिफ्लेक्शन उसी पोजीशन को रिगेन करना चाहती है, ध्यान से सुने, जिस पोजीशन में पहले बॉडी थी और आफ्टर डिफ्लेक्शन या आफ्टर आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, लेकिन उसकी टेंडेंसी है अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करने की, ऐसी उसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद करना, इसे क्या बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्थिर संतुलन इसे बोला जाता है, स्थिर संतुलन, क्या बोला जाएगा इसे, स्थिर संतुलन बोला जाएगा। कि एक विद्युत द्विध्रुव कब स्थिर संतुलन में आएगा, तो आप बोलोगे जब द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा हो कि P और E के बीच के एंगल क्या हो, 0 डिग्री है, तो उस केस को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थिर संतुलन की अवस्था कहलाएगी। हो समझ गए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो उन तीनों में से एक ये है, जब कोई बॉडी आफ्टर डिफ्लेक्शन अपनी इनिशियल अवस्था को, अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त करना चाहती है, रिगेन करना चाहती है, उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे आप ऐसा समझो कि अगर ये बाउल है
और इस बॉल में एक बॉल यहाँ पे रखी है, तो अभी तो ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है। अब आप सोचो इस बॉल को आप यहाँ से पुश करो ऐसे, तो होगा क्या, ये बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वापस यहीं रख के रुक जाएगा, होगा नहीं होगा? देखो ये जाएगा ऐसे, वापस आएगा, जाएगा ऐसे, वापस आएगा, ऐसे करके करते 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 जब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी तो ये यहीं पे रुक जाएगा जहां पहले था। तो यानी कि ये कैसा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। समझ गया आप? ये एग्जांपल किसका है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। तो डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, हमने आपको बता दिया, पी और ई के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, और वो केस ये वाला है। ठीक है, केस 2 खत्म। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम तीसरा केस बनाने जा रहे हैं। अगेन मैं ले रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। ठीक है, और मैं एक डाइपोल फिर से बना लेता हूं, ये हमारा डाइपोल हो गया। ठीक है, ये डाइपोल है, और ये विद्युत क्षेत्र के एरो में मार्क कर दे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। इस बार क्या, माइनस क्यू बेटा यहाँ बैठ गया और प्लस क्यू यहाँ बैठ गया, कोई दिक्कत। अब आप देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। देखो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगी इस तरफ, भाई पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव पे फोर्स लगेगी इस तरफ, लगेगी नहीं लगेगी? देखो इसका मैग्नीट्यूड भी Q इंटू ई है और इसका मैग्नीट्यूड भी Q इंटू ई है। ठीक है, ये तो अगर देखो अभी भी दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यानी कि इस वाले केस में अगर मैं केस थर्ड की बात करता हूं, इस वाले केस में अगर मैं पहली बात लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि इसमें एफ नेट अभी भी क्या है, 0 है, नो डाउट, एफ नेट अभी भी क्या है, 0 है। दूसरी कहानी क्या है इसकी, दूसरी बात यह है कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है अभी भी सेम है। देखो चाहे फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, चाहे फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम, एक ही लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे, दोनों केस में लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन लिख देता हूं, अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है, इसलिए आपका टॉर्क इस केस में क्या होगा, 0 होगा। या फिर आप यूं बोलो कि अगर आपसे बोला जाए कि डाइपोल मोमेंट, तीसरी बात, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, जरा देखिए ध्यान से। आप देखो डाइपोल मोमेंट किस तरफ जा रहा है, डाइपोल मोमेंट जा रहा है माइनस से प्लस, ये है आपका डाइपोल मोमेंट, ये जो बना रहा हूं ये हमारा डाइपोल मोमेंट है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इस केस में दोनों के बीच क्या है, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो 180 डिग्री है इस केस में, है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाएगा। तो चौथी बात, ये चीज हम यहाँ प्रूफ कर देंगे। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P E साइन ऑफ 180 डिग्री, ये तो होगा क्योंकि एंगल कितना 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है, 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। यानी कि सर अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तब भी टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्प्लेस करते हैं। सपोज करो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस डाइपोल को मैंने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अब आप बताइए अगर इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू। तो कहानी ये होगी कि इस पे क्यू पे फोर्स तो इन द डायरेक्शन ऑफ लगेगी, इस पे इस तरफ अपोजिट में लगेगी फोर्स। अब आप देखो ये इसको ऐसे ले जाना चाह रहा है, इसको ऐसे लाना चाह रहा है, यानी कि इनिशियल पोजीशन में नहीं लाना चाह रहा, इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, लेकिन जैसे आपने इसको थोड़ा सा रोटेट किया तो ऊपर वाला चार्ज ऐसे जाना चाहता है, नीचे वाला ऐसे आना चाहता है, यानी कि पूरा ही पलट जाएगा, ये पूरा ही पलटना, ये वाला चार्ज उस तरफ जाना चाहता है, ये वाला चार्ज इस तरफ आना चाहता है। यानी कि अब कहानी दूसरी है, जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आना चाहता। आप देखो यहाँ पे जहां पे पहले प्लस क्यू था, आप वहां पे प्लस क्यू नहीं रहना चाहता, क्योंकि जैसे आप इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले क्यू को अपनी तरफ खींचेगा और माइनस वाले को उल्टी तरफ धकेलेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज है वो यहाँ पे नहीं आना चाहता, प्लस चार्ज यहाँ पे नहीं आना चाहता, माइनस चार्ज यहाँ पे नहीं आना चाहता।
तो इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थिर संतुलन, इसे क्या बोलते हैं? अस्थिर, इसे बोलते हैं अस्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन कहते हैं। समझ गए आप? तो आपको ध्यान रखना कब डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। अगर 0 डिग्री है तो स्टेबल और 180 डिग्री है तो अनस्टेबल हो जाएगा। समझ गया? तो ये थी कहानी कि जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो सर वो कैसे कैसे अपनी वो दिखाएगा, टॉर्क उस पर कैसे लगेगा, कब मैक्सिमम टॉर्क होगा, कब आपका मिनिमम टॉर्क होगा। क्या बात समझ में? बात को क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फटाफट आप कॉपी पेन उठाइए और कैलकुलेट करिए, विदाउट कैलकुलेटर इस्तेमाल करना। ठीक है? कोई बच्चा हो कि कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा होगा बेटा तो प्लीज़ आप खुद के साथ थोड़ी ईमानदारी रखें, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है? चलो, ये कोई डाइपोल है, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलाम है और यहाँ पे +2 माइक्रोकूलाम है। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की जो वैल्यू है वह है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम, है ना? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये आपका 120 डिग्री है। ठीक है? कोई दिक्कत? आपको 2-3 चीज़ें बतानी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2-3 चीज़ें बतानी है। पहला बताना है डाइपोल मोमेंट, दूसरा बताना है टॉर्क। अब मैंने यहाँ वेक्टर साइन लगाया तो विद साइन बताना, ठीक है? मतलब डायरेक्शन इंक्लूड करनी चाहिए। और इन दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ आपका 5 mm। ठीक है? दोनों डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का वो है 5 mm। तो फटाफट करिए जरा, क्विक। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, मैं भी कर लेता हूँ। सॉल्यूशन क्या है? पहला वाला तो बस इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट रिकैप हो जाए, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं P का क्या होता है, Q इंटू में 2L। अगेन Q की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रो, तो 10⁻⁶। अगेन बेटा मैं बोल रहा हूँ 2L की वैल्यू पूरी 5 है, आप 2 इंटू 5 नहीं लिखेंगे, रिपीट। तो पूरे 2L की वैल्यू कितनी है? 5 mm है। तो mm को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा सर? 5 2 जा 10, 10⁻⁹, यानी कि मैं लिखूंगा 10⁻⁸ कूलाम मीटर। समझ गया? -8 कूलाम मीटर आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये आपका डाइपोल मोमेंट होगा जिसका डायरेक्शन ये है बॉस, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, ये आपका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है? अब दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि हमें बताना टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी लिखवाया था हम, क्या लिखवाया था? P क्रॉस E, ये बताया था, P क्रॉस E। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, P क्रॉस E। तो इसका बताइए फटाफट। तो हम क्या है? P क्रॉस E, पहले तो आप डायरेक्शन देख लो, P ऐसा है, E अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि डायरेक्शन होगा -के। भाई बाहर वाला प्लस के, क्योंकि XY प्लेन में है, बाहर वाला क्या है? +के, तो अंदर क्या होगा? -के लिखा जाएगा। अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? PE साइन ऑफ थीटा। ठीक है? तो P हम निकाल चुके हैं, P कितना है? 10⁻⁸ है। P हमारा 10⁻⁸ है, तो हमने रखा है 10⁻⁻, E कितना दे रखा हमें? 200। कितना दे रखा बेटा जी? 200। ठीक है? साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है? साइन 120 डिग्री नहीं। जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि हम 120 रखेंगे तो गलत कर दोगे बेटा आप क्वेश्चन। हमें क्या रखना है सर? हमें रखना है 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए हमें। तो ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि पूरी लाइन में कितना बनता है? 180। तो ये वाला हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री रखेंगे। समझ गए? तो
अब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, साइन 6 ये कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, साइन 6 होता है √3/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा √3 10⁻⁻6 के कैफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, आपको डायरेक्शन पहचाननी आनी चाहिए बेटा, ये हमारा टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टॉर्क है, कोई दिक्कत। √3 इंटू 10⁻⁻6 के कैप, के कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन, के कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है आपकी। कोई दिक्कत यहाँ तक। कभी कभी ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे आपसे पूछी जा सकती है, किस फॉर्म में, देखो प्रॉब्लम अगेन, अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एग्जामिनर ऐसा कर दे, है ना, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये हमारा इस तरीके से, सॉरी, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक है। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, हमें ये ध्यान रखना है कि सपोज ये डाइपोल ऐसा रख दिया कुछ, ठीक है, ये डाइपोल ऐसा कुछ रख दिया, ये सपोज देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को वैल्यू मैं सेम रखता हूँ, ये वैल्यू है अगेन ये है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे है -2 माइक्रोकूलम। इस एंड पे जो चार्ज बैठा हुआ है -2 माइक्रोकूलम, और इस एंड पे जो चार्ज बैठा हुआ है +2 माइक्रोकूलम, और अगेन ये एंगल हमारा कितना है 120 डिग्री। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए, ठीक है, ऐसा आपसे बोल दिया, अब आपसे पूछा जाए कि टॉर्क की वैल्यू बताओ, है ना, क्या पूछा आपसे, टॉर्क की वैल्यू बताओ, तो अगेन टॉर्क क्या होगा, P क्रॉस E, समझ गए आप, P क्रॉस E। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस बार जो P क्रॉस E रखा जाएगा, कौन सा रखा जाएगा बताओ, 120 रखा जाए 60 रखा जाए, जरा बताओ, 120 रखा जाए बेटा या 60 रखा जाए, जरा बताओ। तो हम जानते हैं इस बार जो डाइपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे, उसका डायरेक्शन क्या है, नीचे, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा जी वो ये है बॉस, समझ गए, यानी कि इस बार एंगल ये वाला लिया जाएगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल इस बार क्या लिखा जाएगा 120 डिग्री लिया जाएगा, इस बार एंगल क्या लिया जाएगा 120 डिग्री। और डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन, देखो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, देखो डाइपोल मूवमेंट ऐसा है, तो ये क्या होगा ऐसे, अभी भी डायरेक्शन क्या आ रही, बाहर आ रही, तो आपको साइन 120 की वैल्यू रखनी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे P A साइन 120 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे आप, आपको एंगल रखना आना चाहिए, अगर आपने एंगल में मिस्टेक कर दी तो सब कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए आपको पहचानना है कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है। अगर ऐसा बोला जाएगा तो 120, और जो हमारा प्रीवियस केस था, ऐसा वाला केस था, तो इस केस में आपका कितना था 60 डिग्री था, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताइए। तो ये डाइपोल का हमने ओवरऑल एक कंसेप्ट ले लिया है कि जब डाइपोल का हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, डाइपोल को से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग जगह कैलकुलेट किया, उसका डेरिवेशन भी किया है, फिर हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फिर हमने ये भी देखा कि उस पर टॉर्क कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, ठीक है, फिर हमने साथ ही साथ ये भी सीखा कि डाइपोल की वजह से टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी कैसे निकाला जाएगा, जो बहुत ही खास है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। CUT के बच्चे इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि बेटा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चे वहीं गलती करने के चांसेस कि सर ऐसे लेंगे या ऐसे लेंगे, कैसे जाएगा सर, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का जो कंसेप्ट है वो हमने सीख लिया है, हमारा केवल और केवल अब हम जो आगे हम जो नई क्लास में पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखिए ध्यान से, हमारा जो पूरा फोकस रहेगा अब रहेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, ये ध्यान रखेंगे, विद्युत फ्लक्स, ये ध्यान, इस पे हम पूरी कहानी रहेगी आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले हम सीखेंगे इनसे बनने वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, जो हम चलाते हैं क्वेश्चन एक कंसेप्ट अनेक, यानी कि एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं, आने वाला लेक्चर उसी पे रहेगा। हम जितने टॉपिक हो चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आप अपने साथियों को बने रहिए, साथियों को बताते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। ये आने वाला जो लेक्चर है उसमें बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट, उनसे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और साथ ही साथ टॉर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन, वो सब बनाने वाले हैं। तो तब तक के लिए
जय हिंद।